सुनो सुनो वो दुनिया के लोगों, लगभग 40 साल से मैं एक शांति प्रिय देश में रहता हूँ। देखता हूँ यहाँ पड़ोसियों को अपने फ़ोन को खोलकर देखते हुए, एक पुलिस वाले को एक आदमी से ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हुए, और जब तक वो आदमी अपना बटुआ निकाले तो उसे गोली मारते हुए, गाड़ी की खिड़की से, हाँ, उसे गोली मारते हुए। शांति प्रिय है ये देश हमारा। पॉकेट में फ़ोन डालकर हम चल पड़ते हैं डेंटिस्ट के यहाँ, बच्चों को स्कूल से लाने, शैम्पू खरीदने, बेसिल खरीदने। ऐसा है ये देश हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। दुनिया सतरंगी है और सतरंगी दुनिया में कई प्रकार की भाषाएं भी होती हैं और इन भाषाओं में अलग अलग क्षेत्र के लोग अपनी अपनी भाषाओं में अलग अलग तरीके की साहित्य की रचना करते हैं। तो ऐसे में दुनिया में जब अलग अलग भाषाओं में कृतियां रची जाती हैं तो कोई दूसरी भाषा में रची गई कृति को अपनी भाषा में कैसे पढ़े, इसके लिए अनुवाद की महत्ता सबसे ज़रूरी होती है। और आज हमारे साथ बात करने के लिए ऐसे ही अनुवादक, वरिष्ठ साहित्यकार और लेखक अरुण जी हैं, जिन्होंने हाल फिलहाल ही इलिया कामिंस्की की लिखी हुई रचना को एक हिंदी में रूपांतरित किया है। इनके अनुवाद का नाम है बहरा गणतंत्र। बहरा गणतंत्र के नाम से आई हुई यह किताब अब इन दिनों मार्केट में भी उपलब्ध है। तो हम इस पर आज बात करेंगे कि इन्होंने इस किताब को जो अनुवाद किया है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है और अनुवाद की महत्ता क्या है। अरुण जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। इलिया कामिंस्की द्वारा जो ये रचित कृति थी, इसका आपने हिंदी रूपांतरण किया है बहरा गणतंत्र। इस पर आएंगे, इसके पहले ज़रा ये बता दीजिए कि अनुवाद क्यों होना चाहिए, क्या ज़रूरत है अनुवाद? एक शब्द में अगर मैं जवाब दूं तो संवाद। अच्छा। अनुवाद का उद्देश्य ही है संवाद, दो भाषाओं के बीच में संवाद, दो संस्कृतियों के बीच में संवाद। और आजकल इसका महत्व खासकर इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि वैश्वीकरण का युग है। तो ये महत्वपूर्ण है कि हम जानें कि दूसरे साहित्य में, दूसरी भाषाओं के साहित्य में क्या हो रहा है, किन विधाओं में काम हो रहा है, क्या विषय हैं उनके। क्योंकि आज दुनिया जो बदल गई है तो उनकी समस्याएं भी बदल गई है, तो साहित्य भी और साहित्यकार भी उसी संदर्भ में बदलते रहते हैं। उनकी लेखनी बदल रही है, उनकी विधाएं बदल रही है, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हो रहा है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि एक भाषा के साहित्यकार, पाठक, खासकर पाठक, वैसे तो साहित्य लिखा जाता है पाठक के लिए, पाठक जाने कि दूसरी विधाओं में, दूसरी भाषाओं में क्या हो रहा है, दूसरी भाषाओं में खासकर किन विधाओं में काम हो रहा है, कौन कौन विषय हैं, क्या क्या विषय हैं उन पर काम हो रहा है। तो मेरी इच्छा थी कि हिंदी के पाठक इस महत्वपूर्ण कृति के बारे में जानें, इसको पढ़ें। एक ये बात है कि आपने जो ये बहरा गणतंत्र, जिसको अनुवाद की हिंदी में किया है बहरा गणतंत्र शीर्षक से, इसमें इलिया कामिंस्की जो हैं, इनके बारे में आपने बताया है कि ये यूक्रेनी अमेरिकी कवि हैं और इनका जो कविता संग्रह था डेफ रिपब्लिक, उसका आपने हिंदी अनुवाद किया है। हाँ। इसके शीर्षक में बड़ा अनोखा है कि बहरा गणतंत्र, गणतंत्र की भूमि भारत में बहरा गणतंत्र नाम से के शीर्षक से कोई किताब आए, ये अपने आप में काफ़ी अनोखा है। तो क्यों बहरा गणतंत्र ही क्यों? देखिए, गणतंत्र का मतलब अंग्रेजी में होता है रिपब्लिक, तो इसका शीर्षक अंग्रेजी में भी वही है जिसका अनुवाद मैंने किया है, बहरा गणतंत्र, डेफ रिपब्लिक। तो ये जो किताब है, कविता संग्रह तो है। हाँ। प्रायः आप देखेंगे कि एक कविता संग्रह में अलग अलग कविताएं अलग अलग विषयों पर होती हैं, बट लेकिन इस किताब में जो कविताएं हैं वह एक कहानी कहती हैं। कहानी एक ही है और वो कहानी है एक देश की, एक गणतंत्र की कहानी। और गणतंत्र क्या होता है? रिपब्लिक जो होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक प्रजातांत्रिक, एक लोकतांत्रिक देश को कहते हैं। तो इस किताब में जो कहानी कहा गया है एक काल्पनिक देश की कहानी है। और
अब आप पूछेंगे कि इसको बहरा क्यों कहते हैं, हाँ, मेन यही है कि बहरा क्यों। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस कहानी में हम देखते हैं कि एक सैनिक शासन है, मतलब उस देश पर सैनिकों का शासन है और सैनिक काफ़ी क्रूर हैं, उन लोगों के प्रति बहुत निर्मम हैं। तो लोग, और इस कहानी की शुरुआत होती है जिसमें कि सैनिकों ने एक बहरे बालक की हत्या कर दी है। गोलियों से उसकी हत्या हो जाती है, उसको भून डालते हैं। और वहीं से फिर ये वो एक ट्रिगर के रूप में काम करता है, क्योंकि उसके बाद जो लोग हैं वो विरोध करने लगते हैं और विरोध का उनका तरीका जो है वो नायाब है, एकदम अनूठा है। असहयोग वाला विरोध, जैसे गांधी जी का विरोध था, असहयोग आंदोलन या इस तरह की बात। तो वो सुनने से इनकार कर देते हैं। उन्होंने ये घोषणा कर दी हाँ कि आप अपनी बात कहते रहिए, हम नहीं सुनेंगे, मतलब हम बहरे हो गए। अच्छा, इसीलिए वो बहरा गणतंत्र है। अब ये भी कहना बड़ा मुश्किल है कि इसीलिए बहरा गणतंत्र है। अब देखिए, देश में जो लोग हैं वो बहरों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए बहरा गणतंत्र है। अच्छा, कि गणतंत्र ही बहरा है, संवेदनहीन हो गया है, क्रूर हो गया है। अब ये तो इस किताब को पढ़ने के बाद समझ आएगा। तो ठीक है, इस किताब को तो मैं भी पढ़ूंगा, हमारे पाठक भी पढ़ेंगे कि इस बहरे गणतंत्र में जो आपने ये बहरा गणतंत्र किताब लिखा है, ये जो कविता संग्रह है, इस कविता संग्रह का जो आपने अनुवाद किया है अंग्रेजी से, जो इसे हिंदी में अनुवाद किया गया है, तो यह मौजूदा दौर में क्यों अपनी महत्ता रखती है किताब, इस पे आए तो आपने इसे का अनुवाद किया है, तो कुछ हम इस पे सुन भी लें आपसे। कोई कविता जो कि आपको इसमें से काफ़ी पसंद आई हो, या हमारे पाठकों को और इस किताब को जानने वालों को आप सुनाना चाहते हैं, तो उनके बारे में भी कोई ऐसे। एक पहले तो बैकग्राउंड में दे दूं कि इल्या कामिंस्की यूक्रेनी अमेरिकी कवि मैं इसलिए कहता हूं कि ये यूक्रेनी मूल के हैं, लेकिन अमेरिकी नागरिक हैं। 1991 में बहुत जो अलग हुआ था यूक्रेन सोवियत संघ से, तो उसके बाद वहाँ बहुत हिंसा वगैरह हो रही थी। तो ओडेसा नाम की जगह में इनका परिवार रहता था, तो इनको दिक्कत हुई वहाँ पे, तो इनका परिवार जो था उन लोगों ने अमेरिका में शरण ली और बाद में वो नागरिक बन गए। लेकिन कविता में इनको प्रेम बचपन से ही था। अच्छा। कविता लिखने का और सुनने का। और 16 साल की उम्र में जब वो वहाँ गए अमेरिका, इल्या कामिंस्की, उस समय तक वे पूर्ण रूप से बहरे थे। हाँ। अच्छा। लेकिन जब अमेरिका गए तो इलाज वगैरह हुआ तो पार्शियल उनकी सुनने की शक्ति लौट गई मशीन वगैरह लगाने से। तो फिर अंग्रेजी सीखा और पहला जो संग्रह इनका आया अंग्रेजी में। अच्छा। उसके पहले उन्होंने यूक्रेनी में भी कविताएं लिखी थी। उसका नाम है, उसका शीर्षक है डांसिंग इन ओडेसा। तो उसमें वो कहते हैं कि मैंने ओडेसा और यूक्रेन और यूएसएसआर की समस्याओं को, उनकी सच्चाइयों को ध्यान में रखते हुए उसको लिखा था। लेकिन जब बहरा गणतंत्र लिखा वो 2005 के आसपास, 2004 या 5, बहरा गणतंत्र आया। डेफ रिपब्लिक, बहरा गणतंत्र डेफ रिपब्लिक उन्होंने जो लिखा वो 2019 में। अच्छा। और तो लोगों ने पूछा कि आपने जो इसको लिखा है बहरा गणतंत्र, जो देश की कहानी है, तो क्या तो क्या ये एड्रेस करती है यूक्रेन को या फिर यूएसएसआर के पुराने देशों को? तो इन्होंने कहा नहीं। अच्छा। अब तक तो मैं अमेरिका में भी रह चुका हूँ, तो ये अमेरिका और यूक्रेन दोनों को एड्रेस करती है। दोनों में हो रही हिंसा को एड्रेस करती है, दोनों में नागरिकों की समस्याओं को एड्रेस करती है, कैसे नागरिक वहाँ झेल रहे हैं। और अमेरिका में भी, जिसके बारे में लोग कहते हैं मॉडल देश है। हाँ। और मैं तो समझता हूँ कि दुनिया के सारे देश के लोगों को इस तरह की किताब को इसको खासकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश के लिए ये रेलेवेंट है और ख़ासकर हमारे देश के लिए भी है रेलेवेंट। तो इसमें जो पहली कविता इसकी है वो है युद्ध के दौरान हम खुश थे जी। और ये एक भूमिका है। उसके बाद दूसरी कविता से गोलीबारी से इसकी कहानी शुरू होती है।
और अंतिम जो इसकी कविता है जी वो है ये शांति अमन चैन का समय है। तो मैं इसी का पाठ शांति करना अमन चाहूँगा। चैन ये का शांति अमन चैन का समय है और इसमें इन्होंने इनकी कविता में काफ़ी धार है, कटाक्षपूर्ण कविता है, तो मैं पढ़ना चाहूँगा। सुनो सुनो वो दुनिया के लोगों, लगभग 40 साल से मैं एक शांति प्रिय देश में रहता हूँ। देखता हूँ यहाँ पड़ोसियों को अपने फ़ोन को खोलकर देखते हुए, एक पुलिस वाले को एक आदमी से ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हुए, और जब तक वो आदमी अपना बटुआ निकाले तो उसे गोली मारते हुए, गाड़ी की खिड़की से, हाँ, उसे गोली मारते हुए। शांति प्रिय है ये देश हमारा। पॉकेट में फ़ोन डालकर हम चल पड़ते हैं डेंटिस्ट के यहाँ, बच्चों को स्कूल से लाने, शैम्पू खरीदने, बेसिल खरीदने। ऐसा है ये देश हमारा, जहाँ पुलिस की गोली से मृत एक बच्चा घंटों इंतज़ार में रहता है फुटपाथ पर पड़ा। देखते हैं हम उसके खुले मुंह में, देखते हैं हम उसके खुले मुंह में संपूर्ण राष्ट्र की नग्नता। हम देखते हैं, वे देखते हैं, हम सब देखते हैं। बच्चे का शव फुटपाथ पर है पड़ा, ठीक एक बच्चे के शव की तरह। शांति प्रिय है ये देश हमारा। कतरती है ये नागरिकों के तन को सहजता से, जैसे राष्ट्रपति की पत्नी अपने पैर के नाखून को कतरती है। सच में हम सबको कितना परिश्रम करना पड़ता है डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट लेने के लिए, ये याद रखने के लिए कि कैसे बनते हैं गर्मियों के सलाद, बेसिल, टमाटर, आहा क्या स्वाद है, थोड़ा नमक भी डालकर। ये शांति अमन चैन का समय है। मैं गोलियों की आवाज़ नहीं सुनता, उपनगरों के पिछवाड़े में मैं तो सुनता हूँ आवाज़ चिड़ियों के चहचहाने की। कितना साफ है आसमान, कितना साफ है आसमान, माफ़ करें, कितना साफ। काफ़ी अच्छी कविता है। ये सारी कविताएं इसी तरीके से युद्ध और उसके बाद की जो स्थितियां होती हैं और हमारे समाज में जो अलग अलग प्रकार के जो मौजूदा समस्याएं, वेदना है, पीड़ा है उसे नागरिकों की, संदर्भित करते हैं। बिल्कुल। तो ये पूरी की पूरी किताब जो कि बहरा गणतंत्र नाम से डेफ रिपब्लिक को अरुण जी ने अनुवाद किया है, आप इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने जो आपसे बताया और भी अरुण जी बता रहे थे कि इलिया कामिंस्की के रचित डेफ रिपब्लिक का जो इनकी जो रचना थी उसे बहरा गणतंत्र के रूप में अरुण जी ने अनुवाद किया है। और उन्होंने बताया कि इसके पीछे की वजह क्या है। गणतंत्र जो कि हमारा देश भारत भी गणतंत्र है, अमेरिका भी गणतंत्र है, यूक्रेन भी अपने आप को गणतंत्र राष्ट्र कहता है। तो ऐसे देशों में गणतंत्र की क्या स्थिति है उसके ऊपर एक तरीके से इस किताब के माध्यम से कटाक्ष भी किया गया है। उसकी जो समस्याएं हैं उसे भी सामने रखी गई हैं। तो जाते जाते हम आपको ये भी बता दें कि अरुण जी बिहार मूल के हैं और पिछले 40 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षक रह चुके हैं, लेखक हैं और कविताओं कहानियों का अनुवाद तो करते ही हैं। और विशेष करके विदेशी भाषाओं में रचित जो आधुनिक रचनाएं हैं या पुरातन रचनाएं हैं उन सब को भारतीय भाषाओं में और विशेषकर हिंदी में अनुवाद करके हिंदी के पाठकों तक पेश करने वाले अरुण जी पटना ज़िले के मोकामा से आते हैं और मौजूदा समय में पटना में रहते हैं और अलग अलग इनकी किताबें समय समय पे आते रहती हैं। तो आप भी बहरा गणतंत्र पढ़ सकते हैं, इसे लेकर के और समझ सकते हैं कि हमारे गणतंत्र की चुनौतियाँ क्या हैं और हमारे गणतंत्र में क्या क्या बदलाव होना चाहिए।